क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपये में बेची। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई के बराबर हानि होती। वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या था? तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि अगर किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचते हैं ना, तो लाभ होता है। लेकिन लाभ यहाँ पर प्रश्न में दिया नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 480 रुपये में वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। लेकिन अगर 480 में ना बेचे और 400 में बेच दे तो हानि होगी। लेकिन हानि के बारे में संबंध दिया हुआ है कि जो लाभ हो रहा था 480 रुपये में बेचने पर, उसके एक तिहाई के बराबर क्या होगा, हानि होगी। तो अब प्रश्न में हमें ज्ञात ये करना है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या था। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर रेखा बना लेते हैं और इस रेखा पर हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर बीच में कहीं पर वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम क्रय मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर बेचेंगे, यानी कि अगर हम 480 रुपये में अगर वस्तु को बेच देंगे तो लाभ होगा। अगर इसी क्रय मूल्य से कम मूल्य के लिए हम यहाँ पर पीछे लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, कम मूल्य यानी कि क्रय मूल्य से कितना कम मूल्य इतना तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि अगर क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाएगा तो यहाँ पर अगर 400 रुपये में बेचेंगे तो हमें हानि होगी। लेकिन जो यहाँ पर क्रय मूल्य होगा ना, वो यहाँ पर 400 और 480 के बीच की वैल्यू होगी। लेकिन आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो 400 और 480 के बीच के हैं। तो हमें यहाँ पर आंसर तो ज्ञात करना ही होगा। वो वैसे भी समझना तो होगा ही, हम ऐसे ऑप्शन से हल करवा भी देंगे, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आएगा ना। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस तरह से प्रश्न को हल करना है। आपको इतना समझ में आ गया कि जैसा कि अगर हम यहाँ पर रेखा ही बना देते हैं, संख्या रेखा बना देते हैं, और संख्या रेखा पर ही यहाँ पर 400 भी आता है और 480 भी आता है, और बीच में यहाँ पर क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। क्योंकि क्रय मूल्य से अगर अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ होता है, क्योंकि 480 में लाभ हो रहा है। और क्रय मूल्य से अगर कम मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी कि 400 रुपये में अगर वस्तु को बेचा जाएगा तो हानि होगी। लेकिन हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा, ऐसा प्रश्न में कुछ संबंध दिया हुआ है, उस संबंध को हमें समझना होगा। अब प्रश्न में तो कहा गया है कि कुछ लाभ होता है। अब कुछ लाभ की जगह तो हम मान लेते हैं कि x रुपए का लाभ होता है, इस तरह से हम मान सकते हैं। लेकिन अब हानि के लिए तो ऐसा दिया हुआ है कि अगर 400 रुपये में वस्तु को बेचा जाता है तो प्रारंभिक लाभ के यानी कि जो यहाँ पर x रुपये का लाभ हो रहा है ना, उसकी एक तिहाई के बराबर हानि होगी। यानी कि अगर x रुपये का लाभ हो रहा है तो x का एक तिहाई किया जाएगा तो वो x/3 के बराबर आएगा। तो इतनी यहाँ पर हानि होगी। या फिर आप ऐसा मान सकते हो, जैसा कि यहाँ पर x ना माने तो यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 3 यूनिट का लाभ होगा तो यहाँ पर 1 यूनिट की क्या होगी, हानि होगी। क्योंकि 3 का अगर एक तिहाई किया जाएगा तो 1 के बराबर आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर अगर क्रय मूल्य से 3 यूनिट रुपए अधिक में बेचा जाए, यानी कि 480 में बेचा जाएगा तो लाभ होगा। और कुछ लाभ क्या होगा, 3 यूनिट लाभ होगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य से 1 यूनिट कम पर वस्तु को बेचा जाएगा तो हानि होगी। और कितनी हानि होगी, जितने कम मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है, 1 यूनिट कम पर बेचा गया है। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया है कि यहाँ पर 400 और यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये रुपए का अंतर आएगा ये हानि के बराबर ही तो होगा। और ये 1 यूनिट मान लिया है, और यहाँ पर क्रय मूल्य और यहाँ पर जो ये 480 विक्रय मूल्य है, यहाँ पर जो बीच में जो ये अंतर होगा ये लाभ का अंतर है। और ये लाभ कितना माना है हमने, यहाँ पर 3 यूनिट माना है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कुल मिलाकर यहाँ पर 1 और 3 कितना हो जाएगा, 1 और 3 होगा यहाँ पर 4 यूनिट। लेकिन आप यहाँ पर ये देखो कि 4 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी। तो यहाँ पर 400 से लेकर 480 के बीच में ही तो ये 1 + 3 यानी कि 4 यूनिट है। और 400 और 480 ये कितने रुपए, इनके बीच में कितने रुपए का अंतर है, 80 रुपए का अंतर है। 480 में से 400 घटाएंगे तो यहाँ पर 80 रुपए का ही तो अंतर आएगा। तो 4 यूनिट बराबर 80 रुपए होगी, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 रुपए के बराबर होगी। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर जब 1 यूनिट बराबर 20 रुपए आ गया है तो अब आप यहाँ पर क्रय मूल्य तो आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि 1 यूनिट बराबर 20 रुपए है। तो यहाँ पर हमने जो ये 1 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 रुपए। और यहाँ पर 3 यूनिट था ये, तो 1 यूनिट बराबर 20 रुपए है, तो 3 यूनिट कितना होगा, 60 रुपए होगा। तो यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए
कि यहाँ पर 400 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है और कितने की हानि हो रही है, 20 रुपए की हानि हो रही है। तो 20 रुपए की हानि तभी हो सकती है जब 420 रुपए तो वस्तु का क्रय मूल्य हो और 420 में वस्तु को ना बेचकर 420 रुपए से भी कम रुपए पर यानी कि 20 रुपए कम यानी कि 400 रुपए में अगर वस्तु को बेचेंगे ना तो यहाँ पर हानि होगी, 20 रुपए की हानि होगी। अगर यहाँ पर 420 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है और लाभ हो जाएगा तो यहाँ पर बेचा कितने में गया होगा, 480 रुपए में वस्तु को बेचा गया है। तभी तो यहाँ पर 60 रुपए का लाभ हो रहा है जब 420 की वस्तु को 480 रुपए में बेचा गया है। तो आपको तो यहाँ पर प्रश्न में केवल ये ज्ञात करना था कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य तो यहाँ पर हमने ज्ञात कर ही लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता लग गया है कि यहाँ पर तो 20 रुपए की हानि हो रही थी और यहाँ पर 60 रुपए का लाभ हो रहा था। और 20 रुपए की हानि और 60 रुपए का लाभ तभी हो सकता है जब वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो, 420 रुपए हो। तो क्रय मूल्य यहाँ पर 420 रुपए आ ही गया है और यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है और 4 रुपए में 3 केले बेचता है, तो उसका परिणाम क्या होगा, यानी कि लाभ होगा या हानि होगी, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं क्रय और यहाँ पर हम लिख लेते हैं विक्रय। यहाँ पर हम लिख लेंगे मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्रय, जब वस्तु को खरीदा जा रहा है तो उस स्थिति में आप यहाँ पर देखिए कि मूल्य कितना है और कितनी वस्तु खरीदी जा रही है। तो क्रय की गई वस्तु क्या है, यहाँ पर केले खरीदी गई है, तो हमने यहाँ पर वस्तु लिख दिया। वस्तु में केले हो सकता है या फिर पेन हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। तो यहाँ पर केले खरीदे गए हैं, लेकिन यहाँ पर उन केलों का मूल्य कितना है, 3 रुपए है और 4 केले खरीदे गए हैं। 3 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई है या फिर कितने केले खरीदे गए हैं, 4 केले। तो यहाँ पर क्रय किया गया, क्रय मूल्य तो यहाँ पर 3 हो गया और क्रय की गई वस्तु कितनी हो गई, 4। तो इस तरह से हमने लिख दिया। फिर आगे देखिए कि विक्रय मूल्य में किस तरह से लिखे कि यहाँ पर रुपए कितने हैं, 4 रुपए और वस्तु कितनी है, 3 केले। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आएगा, 4 आएगा और वस्तु कितनी आएगी, 3 आएगी। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है कि लाभ होगा या हानि होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए खरीदी गई वस्तु तो 4 है और लेकिन बेची गई वस्तु 3 है। तो ऐसे फिर कैसे पता लगे कि लाभ होगा या हानि होगी। अगर यहाँ पर ये वस्तु बराबर होती ना, जैसे कि यहाँ पर 4 वस्तुएं खरीदी गई और 4 वस्तुएं ही बेची गई, तो उस स्थिति में हम देख लेते कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या संबंध है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो ये वस्तु भी अलग अलग है, 4 वस्तुएं खरीदी गई है, 3 वस्तुएं बेची गई है। तो सबसे पहले तो हमें प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर जो ये वस्तु है ना, इसको बराबर करना होगा। यानी कि यहाँ पर जैसे कि 4 है, ये 3 है, तो इसको बराबर कैसे करें, 4 और 3 का लैसे होता है 12, तो दोनों को हम 12 ही बना देते हैं। 4 को 12 बनाना है तो 3 का गुणा करना होगा, 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अब वस्तु कितनी हो जाएगी, 12 वस्तु हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए आप कि यहाँ पर जैसा कि 3 का गुणा किया गया है, तो यहाँ पर मूल्य में भी 3 का गुणा किया जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 4 का गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुणा 3 तो हो जाएगा 9 और 4 गुणा 4 कितना होगा, 16 होगा। अब आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर आप ये देखिए कि 12 वस्तु, क्योंकि वस्तु तो हमने बराबर कर ही दी है ना, अब 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो तो 9 रुपए है और 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 16 रुपए है। तो यहाँ पर अब आप ये देख सकते हो कि लाभ हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य 9 रुपए है और विक्रय मूल्य 16 रुपए है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 7 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है। आप देख सकते हो, आपको ये तो पता है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो लाभ प्रतिशत का आएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से हमारा आंसर होगा, लेकिन आंसर कौन सा होगा अभी हमें निकालना होगा। आपको ये तो पता लग गया कि लाभ 7 रुपए का हो रहा है और प्रतिशत में आंसर निकालना है, तो बट्टे में हम क्रय मूल्य रखेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपए है, तो 9 लिख दिया है और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। अब 7 गुणा 100 किया जाएगा तो 700 आ जाएगा और बट्टे में लिखना होगा हमें 9। अब 700 में हम 9 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 963 होता है। फिर यहाँ पर आएगा ये इस तरह से, यहाँ पर आंसर आएगा 77.77%। आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन सी में यही लिखा हुआ है 77.77%, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि समान मूल्य पर दोनों वस्तुओं को बेचा गया है तथा उनके क्रय मूल्य में 2500 रुपये का अंतर हो, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न में दो वस्तुओं के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड, और यहाँ पर हम लिखेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि किस तरह से अब प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि पहली वस्तु को 60% लाभ पर बेचा गया है। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो और 60% लाभ पर उस वस्तु को बेचा गया है, तो 60% का लाभ तभी हो सकता है जब 100 रुपये की वस्तु को 160 रुपये में बेच दिया जाए, तभी तो लाभ हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमने 100 रुपये तो क्रय मूल्य मान लिया है और 160 रुपये यहाँ पर विक्रय मूल्य आ गया है। उसी स्थिति में यहाँ पर 60% का लाभ होगा। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं ही 20 के पहाड़े से काटी जा सकती है और यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 5:8। तो पहली वस्तु के लिए जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 5:8 आएगा। अब प्रश्न में आगे ऐसा दिया हुआ है कि दूसरी वस्तु को तो 20% हानि पर बेचा गया है। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये होता, तो अगर 20% की हानि हो रही है उस वस्तु को बेचने में, तो फिर वस्तु को तो बेच दिया गया होगा 80 रुपये में। 100 रुपये की वस्तु को अगर 80 रुपये में बेच दिया जाए तो 20% की हानि होगी। अब हम यहाँ पर दूसरी वस्तु के लिए भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकालेंगे, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये अनुपात कितना आएगा, 5:4 आएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि प्रश्न में आगे क्या दिया हुआ है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है ना वो समान होना चाहिए, यानी कि समान मूल्य पर दोनों वस्तुओं को बेचा गया है। लेकिन आप अनुपात से देखिए कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य तो 8 यूनिट है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 4 यूनिट है। ये तो बराबर यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम बराबर कर तो सकते हैं ना, कि यहाँ पर जैसा कि 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। अगर 4 को ही 8 बना दिया जाए तो 4 में हम 2 का गुणा कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अनुपात में अगर आप यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 5 में भी 2 से गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पर जो ये नया अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 2 करा तो 10 आ गया और 4 गुणा 2 किया तो 8 आ गया। तो यहाँ पर जो ये दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 10:8 आएगा। तो यहाँ पर हम ये अनुपात लिख सकते हैं। यहाँ पर तो अनुपात कितना है आपको पता है कि ये तो 5:8 है, लेकिन यहाँ पर ये अनुपात अब आ गया है 10:8। अब आप देख सकते हो कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अब आगे प्रश्न को कैसे हल करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य तो समान आ ही गया है। लेकिन अब आगे प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि उनके क्रय मूल्य में, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उसमें 2500 रुपये का अंतर है। लेकिन आप ये देखिए कि जो हमने अनुपात से लिखा है, अनुपात से यहाँ पर क्रय मूल्य में कितना अंतर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 10 यूनिट है। अनुपात में अंतर है और कितने का अंतर है, 5 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न के अनुसार तो इसकी वैल्यू 2500 रुपये के बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर किसके होगा, 2500 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 2500 में हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपये। अब प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में ज्ञात करना है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य तो समान है। अनुपात से आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अनुपात से अगर देखा जाए तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 यूनिट है। तो हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ही तो ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू
वैल्यू ज्ञात करनी है 8 यूनिट की। तो यहाँ पर जब 1 यूनिट बराबर कितना आया है, 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 500 रुपये है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 8 में हम 500 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 4000 रुपये के बराबर। तो प्रश्न में पूछा गया था कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 4000 रुपये होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। वह पहली वस्तु को 25% हानि पर, 3 वस्तुओं की बात हो रही है ना, तो पहली वस्तु को तो 25% हानि पर बेच दिया गया है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर, लेकिन तीसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। लेकिन क्या हुआ, इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 200 रुपये की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पर 3 वस्तुओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली वस्तु, यहाँ पर दूसरी वस्तु और यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरी वस्तु। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहली वस्तु के लिए कहा गया है कि पहली वस्तु को तो 25% हानि पर बेचा जाता है। तो आप अगर ऐसा मानिए कि पहली वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होता और 25% की हानि पर उस वस्तु को बेचा गया है, तो फिर उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 25% की हानि हो। तो 100 रुपये की वस्तु को अगर 75 में बेच दिया जाएगा ना, तो 25% की हानि होगी। तो यहाँ पर हम पहली वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं ही 25 के पहाड़े से कट जाएगी और यहाँ पर अनुपात कितना आएगा, 4:3 आएगा। तो पहली वस्तु के लिए जो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 4:3 आएगा। अब यहाँ पर हम दूसरी वस्तु के लिए भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर दूसरी वस्तु 100 रुपये में ही खरीदी जाती और अगर 10% हानि पर उस वस्तु को बेचना था, तो फिर उस वस्तु को 90 रुपये में बेचा गया होगा, तभी तो यहाँ पर 10% की हानि होगी ना। तो अब हम यहाँ पर दूसरी वस्तु के लिए भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा और ये अनुपात कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दूसरी वस्तु के लिए यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 10:9 आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि तीसरी वस्तु के लिए कहा गया है कि तीसरी वस्तु को बेचने में 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ कब होगा, जब तीसरी वस्तु अगर 100 रुपये में खरीदी जाए और तीसरी वस्तु को बेच दिया जाए 120 रुपये में, तभी यहाँ पर 20% का लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर हम तीसरी वस्तु के लिए भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। 20 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएगी और यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 5:6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीसरी वस्तु के लिए यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना होगा, 5:6 होगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ था कि एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन अब आप ये देखिए कि जो यहाँ पर हमने अनुपात लिखा है, तो यहाँ पर तो विक्रय मूल्य समान है ही नहीं। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर 3 यूनिट है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 9 यूनिट है और तीसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 यूनिट है। लेकिन यहाँ पर तो ये विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में तो ऐसा ही कहा गया है और हमें तो प्रश्न के अनुसार ही हल करना है। तो यहाँ पर जो ये अनुपात में विक्रय मूल्य यहाँ पर अलग अलग है, इसको समान करना होगा। लेकिन समान कैसे किया जाएगा, यहाँ पर ये 3 है, 9 है, 6 है। अगर 3, 9, 6 इन तीनों संख्याओं का लैसे लिया जाए ना, तो लैसे आता है 18। तो यहाँ पर जो ये 3 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसको हम 18 बना देते हैं। तो यहाँ पर 18 अब कैसे बनाया जाए, अगर 3 में 6 का गुणा कर दे और 9 में यहाँ पर 2 का गुणा कर दे, 6 में यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया जाए, तो 3 गुणा 6 कितना होगा, 18 होगा। 9 गुणा 2 कितना होगा, 18 होगा। 6 गुणा 3 कितना होगा, 18 होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो समान आ गया है। लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए
कि यहाँ पर ये अनुपात है। अनुपात में अगर आपने यहाँ पर 6 का गुणा किया है तो 4 में भी 6 का गुणा होगा। यहाँ पर 2 का गुणा किया है तो 10 में 2 का गुणा होगा। यहाँ पर 3 का गुणा किया है तो 5 में 3 का गुणा होगा। तो यहाँ पर 4 गुणा 6 कितना होगा, 24 होगा। 10 गुणा 2 कितना होगा, 20 होगा। और 5 गुणा 3 कितना होगा, 15 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों वस्तुओं का हमने क्रय मूल्य निकाल लिया है और यहाँ पर विक्रय मूल्य तो समान ही है। और कितना कितना है ये, 18 यूनिट है। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 200 रुपये की हानि होती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि तीनों वस्तुओं का कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना है, यानी कि तीनों वस्तुएं कुल मिलाकर कितने रुपए में खरीदी गई है। तो 24 रुपये पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर 20 रुपये है या फिर 20 यूनिट है, और तीसरी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर 15 यूनिट है। तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 24 में 20 जोड़ेंगे 44, 44 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 59। यानी कि तीनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो है 59 यूनिट। और तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पर 18 ही विक्रय मूल्य है। तो तीनों वस्तुओं का कुल मिलाकर विक्रय मूल्य तो यहाँ पर 54 यूनिट होगा। अब आप यहाँ पर अनुपात से भी तो समझ सकते हो ना कि 59 यूनिट यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य है और 54 यूनिट यहाँ पर क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य। यानी कि 59 रुपये की वस्तु 54 रुपये में बेच दी गई है। आपने यहाँ पर देखा कि तीनों वस्तुओं का जो कुल मिलाकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात है वो कितना है। क्रय मूल्य तो यहाँ पर 59 यूनिट है और विक्रय मूल्य यहाँ पर 54 यूनिट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 59 रुपये की वस्तु हो और उसको 54 रुपये में बेच दिया जाए तो यहाँ पर निश्चित रूप से हानि होगी। और हानि यहाँ पर अनुपात में आप देख सकते हो कि 5 यूनिट की हानि होगी। लेकिन प्रश्न के अनुसार तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 200 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 40 रुपये के बराबर आएगा। लेकिन प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रश्न में ज्ञात करना है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आपको पता है ना कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया था। यहाँ पर जो ये 54 यूनिट है ये तो तीनों वस्तुओं का कुल मिलाकर विक्रय मूल्य है। अगर हम प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 54 यूनिट में हमें 3 से भाग देना होगा। तो आपको पता है ना कि हमने यहाँ पर तीनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य को 18 यूनिट भी किया था। तो यहाँ पर तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 18 यूनिट है। लेकिन ये वैल्यू तो यूनिट में है, हमें तो रुपए में आंसर देना है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 रुपये है। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 18 में हमें 40 से गुणा करना होगा और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, 720 रुपये आएगी। तो प्रश्न में पूछा गया था कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपये होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 950 रुपये में दो वस्तुएं बेचता है, यानी कि दो वस्तुओं को बेचा जा रहा है और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो कुल मिलाकर मूल्य है वो कितना है, 950 रुपये है। फिर आगे प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि वह पहली वस्तु को तो 10% हानि पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई है। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं फर्स्ट वस्तु, क्योंकि दो वस्तु है तो फर्स्ट, और यहाँ पर हम सेकंड लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचा जा रहा है। तो 10% की हानि तभी हो सकती है जब 100 रुपये की वस्तु को हम 90 रुपये में बेच देंगे तो 10% की हानि होगी। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और पहली वस्तु के लिए यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात कितना आएगा, 10:9 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये अनुपात कितना है, 10:9 है। अब आप देखिए कि दूसरी वस्तु के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है। तो यहाँ पर दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है। तो यहाँ पर उसका क्रय मूल्य अगर हम 100 माने दूसरी वस्तु के लिए, तो फिर दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 125 रुपये होगा। तभी तो यहाँ पर
25% का लाभ हो सकता है कि 100 रुपये की वस्तु को 125 रुपये में बेच दिया गया है, तो 25% का लाभ हो गया है। तो यहाँ पर हम दूसरी वस्तु के लिए भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात निकालेंगे। तो 25 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कटेगी और ये अनुपात आ जाएगा 4:5। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दूसरी वस्तु के लिए भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात निकाला है, जो कि कितना आया है, 4:5 आया है। लेकिन अब प्रश्न में कहा क्या गया है, हमने यहाँ तक तो प्रश्न हल कर लिया है कि पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है। लेकिन प्रश्न में अब आगे तो ऐसा कहा गया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये ध्यान दीजिए आप कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10 यूनिट है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है। तो ये बराबर तो नहीं है, लेकिन हमें बराबर करना होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा ही ऐसा गया है कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो यहाँ पर अब ये ध्यान दीजिए कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर 5 है। तो 10 को तो 10 ही रहने देते हैं, लेकिन ये 5 जो है ना, इसको भी हमें 10 लेकर आना है। तो यहाँ पर हम 5 में 2 का गुणा कर देते हैं, जिससे कि यह पहली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो ये 5 लिखा हुआ है दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये पहली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 में हमें 2 का गुणा करना होगा, जिससे कि ये 10 हो जाएगा। लेकिन अनुपात है, अगर यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर 4 में भी 2 का गुणा करना होगा। अब यहाँ पर नया अनुपात क्या आएगा, 4 गुणा 2 करने पर 8 आ जाएगा और 5 गुणा 2 करने पर 10 आ जाएगा और ये अनुपात अब कितना हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये अनुपात अब कितना हो गया है, 8:10 हो गया है। और आप ये भी देख सकते हो कि जो प्रश्न में कंडीशन कही गई थी वो कंडीशन अब हमने पूरी कर दी है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया है। लेकिन अब प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है। आपने अनुपात से देखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 8 है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया 18 और विक्रय मूल्य देखा जाएगा तो 9 + 10 करेंगे और यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा 19 यूनिट। तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो तो यहाँ पर 18 यूनिट आया है और दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आया है, 19 यूनिट आया है। लेकिन अब ये ध्यान दीजिए कि प्रश्न में ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो 950 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। अब आपको ये तो पता लग गया है कि यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में कितना अनुपात आया, लेकिन दोनों वस्तुओं के लिए आया है ये, और ये अनुपात यहाँ पर कितना है, 18:19 है। तो यहाँ पर ये दोनों वस्तुओं का ही कुल मिलाकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में जो दिया हुआ है वो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और दोनों वस्तुओं का ही दिया हुआ है, यानी कि जो ये 19 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू ही प्रश्न में दी हुई है किसके बराबर, 950 रुपये के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर जब 19 यूनिट की वैल्यू 950 रुपये के बराबर दी हुई है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 50 रुपये होगी, क्योंकि 19 में 50 का गुणा करने पर तभी तो 19 में 50 का गुणा करेंगे तभी तो यहाँ पर 950 रुपये आएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर हम दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। अगर 18 में हम 50 का गुणा कर देंगे तो 18 में 50 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900 रुपये। अब हमें ज्ञात क्या करना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ या फिर हानि हुई। उस व्यक्ति ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी थी, 900 रुपये में उसने दोनों वस्तुएं खरीदी थी और 950 रुपये में उस व्यक्ति ने दोनों वस्तुएं बेच दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ना कि लाभ हो रहा है, और कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, 50 रुपये का लाभ होगा।